आज स्टूडेंट्स मैडी के सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर के आया हूं। चूंकि टेंस की जो श्रृंखला थी 6 था वो लगभग खत्म कर दिया मैंने। 12 टेंस आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे और आप लोग देख सकते हैं और आशा करता हूं कि आप लोग देखते भी होंगे। तो उसके आगे मैं आप लोगों के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर के आया हूं कि उन्हीं टेंस के एक्टिव को हमें पैसिव वॉइस में बदलना सीखा जाना है और कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इस वीडियो से मैं आपको यह सिखाऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदला जाता है। तो बस आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे फिर भी कमेंट करके बताइए और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तब भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हो सकता है कि आपके सारी परेशानियों को समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो देखा जाता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है क्या। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये जो दोनों विलय हैं वो इससे बने हैं वॉइस शब्द से। वॉइस यानी इससे मिला, यानी वॉइस जो है वो दो प्रकार का होता है। यानी वॉइस मतलब वाच्य, यानी हम अपनी बातों को दो तरह से बोल सकते हैं। यानी एक ही बातें को, यानी एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को हम दो तरह से जो है व्यक्त कर सकते हैं या बोल सकते हैं। उसके भाव में, उसके अर्थ में कोई डिफरेंस यानी कोई अंतर नहीं हो, कोई अंतर नहीं हो सकता है और हम उस बात को दो तरह से बोल सकते हैं। तो जो हमारा वाच्य है, हमारी बात जो है उसको कितने तरह से बोल सकते हैं? दो तरह से बोल सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो पहला है आपका एक्टिव वॉइस, यानी हम एक्टिव वॉइस में उसी बात को बोल सकते हैं और उसी वाक्य को हम या उसी बात को हम पैसिव वॉइस में भी बोल सकते हैं। यानी हम अपनी बात को दो तरह से बोल सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं और एक पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। यानी हम अपनी बात को ही, जो भी बात बोलेंगे उसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता प्रधान वाक्य। कर्ता प्रधान वाक्य यानी जिसमें कर्ता जो है वो प्रधान हो, मुखिया हो। और पैसिव वॉइस को कह सकते हैं कर्म प्रधान वाक्य। अब कर्ता प्रधान और कर्म प्रधान यानी हम इन दो वॉइस में हम अपनी बातों को बोल सकते हैं। एक कर्ता प्रधान वाक्य में बोल सकते हैं और एक कर्म प्रधान वाक्य में अपनी बात को बोल सकते हैं। एक तो आपका हो गया कर्ता प्रधान वाक्य और दूसरा हो गया कर्म प्रधान वाक्य। यानी एक्टिव वॉइस में अपनी बात को बोल सकते हैं और दूसरा है पैसिव वॉइस में अपनी बात को बोल सकते हैं। तो अब हम एक्टिव वॉइस अक्सर बोलते हैं, उसी बात को हम पैसिव वॉइस में बदल के भी बोल सकते हैं। तो हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, उसके क्या क्या कंडीशन है, किन किन वाक्यों को बोला जा सकता है, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, कहां वो कर्ता प्रधान का काम करता है और कहां वो कर्म प्रधान का काम करता है। जैसे एक सेंटेंस में ले लेता हूं, राम एक आम खाता है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस भी है जो कि टेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये करता है राम। आम खाने का काम कौन करता है? राम करता है। तो करता है सब्जेक्ट है। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। फिर उसके बाद मेन वर्ब खाना, ईट, और अगर ये सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट तो इसमें एस लग जाता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आता है मैंगो।
बना राम ईट्स अ मैंगो, इसमें कर्ता आपका राम है और ये वाक्य के प्रारंभ में है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर एक लाइन खड़ी की जाए, एक पंक्ति खड़ी की जाए, तो जो आगे वाला होता है वही लीडर होता है और पीछे सब जो भी होते हैं उसके व्यक्ति होते हैं, आदमी होते हैं, लेकिन जो लीडर होता है वो आगे खड़ा होता है। तो यहां जो इस वाक्य का लीडर है वो कौन है? सब्जेक्ट, अर्थात कर्ता है। इट मींस जब लीडर सामने है, वही गाइड कर रहा है पूरे लाइन को, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कर्ता प्रधान वाक्य हो, क्योंकि इसमें मुखिया कौन हुआ? सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट मुखिया है तो इस वाक्य को हम क्या कह सकते हैं? एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। इस वाक्य को हम क्या कह सकते हैं? एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। यानी ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस है, ये फॉर एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। लीडर कौन है इस वाक्य का? राम, जो इस वाक्य में किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए आपका ये वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य यानी एक्टिव वॉइस। राम एक आम खाता है, आम कौन खाता है? राम खाता है, और वो वाक्य के प्रारंभ में है, यानी काम जो है सीधे वो सब्जेक्ट के द्वारा दिखाया गया है और वाक्य में प्रारंभ में भी आया है, यानी लीडरशिप सब्जेक्ट कर रहा है वाक्य का। तो जब वाक्य का लीडरशिप सब्जेक्ट कर रहा है तो इट मींस ये क्या है? एक्टिव वॉइस में वाक्य, यानी कर्ता प्रधान वाक्य। अब इसी वाक्य को हम ऐसा भी लिख सकते थे, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। देखिए ताहा यहां भी आ गया, रिप्रेजेंटेटिव डिफिनिट, ता यहां भी था, मुख्य रैंक में ता है तो रिप्रेजेंटेटिव, जो कि टेस्ट में आने की आपको पहचान के साथ बनाने का फार्मूला सेंटेंस सब कुछ बता चुका हूं मैं। तो पैसिव वॉइस में देखते हैं, यहां कह रहा राम एक आम खाता है, इसी बात को मैंने ऐसे बोलते कि एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो भाई आम यहां भी खाया जाता है, आम यहां भी खाया जाता है, यहां भी आम को खाने वाला राम है, यहां भी आम को खाने वाला राम है। तो वाक्य के भाव में अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन वाक्य का रूप तो बदल गया, वाक्य का रूप बदल गया। यहां था राम एक आम खाता है, इस लाइन का लीडरशिप कौन था? लीडर कौन था? लीडरशिप कौन कर रहा था? सब्जेक्ट कर रहा था। और इस लाइन को कौन लीडरशिप कर रहा है? एक काम कर रहा है। इस पंक्ति में आगे क्या आ गया? एक काम आ गया। और इस वाक्य में आप कहा था? लास्ट में था, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कहां आ गया है? वाक्य के प्रारंभ में हो गया है। तो ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म होता है, इसलिए वाक्य कर्म प्रधान वाक्य, क्योंकि ये इस लाइन का लीडर कौन है? इस सेंटेंस का लीडर कौन बन रहा है? यहां पर ए मैंगो, यानी ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और ये कर्म प्रधान वाक्य हो गया। इसी वाक्य को हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या है और कैसे पहचानेंगे। जैसे यहां पर आपने कहा था राम ईट्स अ मैंगो, तो इसको हम अंग्रेजी में ऐसे बना सकते हैं, यानी इसको बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में कि आ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो यहां लीडरशिप कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है वाक्य का, इसलिए वाक्य आपका कर्म प्रधान है, यानी पैसिव वॉइस में वाक्य। तो आप समझ चुके होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। ऐसे हम सारे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यानी टेंस जब हम पढ़े थे तो हमने 12 टेंस पढ़े थे। अब 12 टेंसेस में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि जिनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि किन किन टेंस को जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं, बाकी 8 के बनते हैं। टेंस आपका मैंने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन तीनों के 4 होते थे ना। तो 4 के 12 टेंस थे टोटल। तो 12 टेंस में 4 टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बदलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन टेंस के जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है।
चलिए देखते हैं कि किन टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। तो आप टोटली 12 टेंस पढ़े थे, जो हमने टेंस में आपको पढ़ाया है। 3 टेंस होते थे, 3 टेंस के 4 प्रकार थे, है ना। तो 3 चौक 12 टेंसेस थे, और 12 टेंसेस में इन चारों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। पहला नंबर तो प्रेजेंट टेंस आपने पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चौथा। तो इसका पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है, मतलब इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। ऐसे पास्ट टेंस का भी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसको भी पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। और फ्यूचर टेंस में 2 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव नहीं बदलते। पहला नंबर तो फ्यूचर कंटीन्यूअस को भी एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। तो इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं कि टेंस के जो तीनों टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेस के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख लीजिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का, फिर पास्ट का भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर का भी देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और एक और होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भी हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। तो इन चारों को आप इजीली याद कर सकते हैं कि इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। अब जो बचे 8 टेंस, उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी शर्त है। सभी रूप में उनको नहीं बदला जा सकता है। उस कंडीशन के तहत, उस मतलब शर्त के तहत अगर वो वाक्य रहेंगे तभी उन्हीं वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, अन्यथा उनको भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। तो उसका रूल होता है कि जो 8 टेंसेस हैं उनको हम कब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और कब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद मैं बता रहा हूं। चलिए देखते हैं कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते समय जिन टेंसेस को बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। उस शर्तानुसार ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ये आपको भी मैंने बताया जस्ट। और पहले तो 4 टेंस आपके वैसे निकल गए कि उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते, और जो 8 बच रहे हैं उनमें इन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर इस कंडीशन के अंतर्गत वो आते हैं तो उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाना है, अन्यथा उनको हम बदल नहीं सकते। तो लिखा है, नोट देख लीजिएगा कि जब वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब यानी शकर्मक क्रिया, अब आप वर्ब पे आ गए, वर्ब पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब शकर्मक क्रिया हो तो उन्हीं वाक्यों में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं। उन्हीं वाक्यों को हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। किन वाक्यों को? जब वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब शकर्मक क्रिया हो तो उन्हीं वाक्यों में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं। जब वाक्य में क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब यानी शकर्मक क्रिया, और यदि वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया हो तो उन्हें पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। यानी जब वाक्य में क्या आपका आ जाए, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, तो उस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब वाक्य में होगा तो उन्हीं वाक्य को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और अगर इस वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। तो आप कंफ्यूज ये होंगे कि हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानें। तो उसके लिए भी एक छोटा सा मैं आप लोगों के पास एक जो है नियम लेकर के आया हूं, और एक ट्रिक लेकर के आया हूं कि आप उससे पहचान सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो इसमें मैंने लिख दिया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि जब वाक्य में क्या है, वाक्य किसे किसको यानी होम से प्रश्न करने पर कर्म ऑब्जेक्ट का पता चले तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिन्हें पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। यानी जब हम वाक्य में कोई भी वाक्य हो जिसमें हम प्रश्न करें किससे, क्या, किसे या किसको से, और उसके रिप्लाई में मुझे उदाहरण मतलब उत्तर मिले ऑब्जेक्ट का, यानी
क्या से या किसे से या किसको से जब प्रश्न करें और उससे हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाए तो समझ जाइए कि इसमें क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया है। लेकिन यदि अन्य प्रश्नवाचक शब्द से यानी क्या किसे किसको को छोड़ करके किसी और प्रश्नवाचक शब्द से अगर हम प्रश्न करते हैं तब जाकर के हमें कर्म का पता चलता है तो समझिए कि उस वक्त में इंट्रांजिटिव वर्ब है और उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। ठीक है, यदि अन्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न करने पर कर्म ऑब्जेक्ट का पता चले तो उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिन्हें पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। तो इजीली ये ट्रिक है, आप इतना याद कर लेंगे तो आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचान सकते हैं। वैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का परिभाषा होता है कि जिस क्रिया को वाक्य पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, यानी जिस वाक्य में क्रिया को वाक्य पूरा करने के लिए यानी मुख्य क्रिया को वाक्य पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो समझिए कि उसमें वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर जिस क्रिया को वाक्य पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े तो समझिए कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इससे आप आसानी से समझ नहीं सकते इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए पढ़ना पड़ेगा वर्ब, हम वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें इस माध्यम से पढ़ाएंगे। फिलहाल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए अगर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानना है तो ये रूल बहुत काफी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुटेबल है कि आप कि वाक्य में जब कर्म का पता क्या से प्रश्न करने पर या किसको या किसे से प्रश्न करने पर पता चल जाए तो समझिए ट्रांजिटिव है, और अगर किसी अन्य प्रश्नवाचक से पर जो है प्रश्न करने पर जब ऑब्जेक्ट का पता चले तो समझिए उसमें इंट्रांजिटिव जिनको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। अभी हम आपको उदाहरण देते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं इन प्रश्नवाचक शब्दों से, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचान सकते हैं। तो पहला रूल आपको मैंने बता ही दिया है कि जब वाक्य में क्या किसे किसको जो भी है किसे क्या मतलब व्हाट किसे किसको मतलब हूं से प्रश्न करने पर जब कर्म आदमी ऑब्जेक्ट का पता चलता है तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिनको आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अन्यथा अगर किसी अन्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट यानी कर्म का पता चलता है तो उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। तो इसको लिए हम पहचानते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं। जैसे देखिए यहां लिखा है वह एक सेब खाता है, हम एक्टिव वॉइस को बना सकते हैं कि ही ईट्स एन एप्पल। टेंस के माध्यम से मैंने आपको बताया, फिर बताऊंगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी बनाना इसका ट्रांसलेशन। वैसे मैंने टेंस में पढ़ा चुका है, मतलब मैंने पढ़ाया है इसको प्रोजेक्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। अब हम क्या से प्रश्न करते हैं, देखिए वह क्या खाता है तो उत्तर हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वह क्या खाता है तो हमको उत्तर मिला कि सेब खाता है। तो यानी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एन एप्पल है उसका पता हमें किससे चलता है, क्या से। किससे पता चलता है, क्या से पता चलता है, किससे, क्या यानी व्हाट से, यानी इस वजह से। इस वाक्य में कह रहा है तुम मुझे पीटते हो, मैं प्रश्न करता हूं ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए कि तुम किसे पीटते हो। उसका हम ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं एक्टिव वॉइस, यू बीट मी। अब तुम किसे पीटते हो तो पता चला मुझे अंग्रेजी में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ किसे से हमें ऑब्जेक्ट मुझे यानी का पता चलता है, होम ना, होम डू यू बीट, तुम किसे पीटते हो तो यू बीट मी, तुम मुझे पीटते हो। यानी कर्म ऑब्जेक्ट का पता किसे से चला। यहां किसको भी पूछ सकते हो, यानी तुम किसको पीटते हो, जैसे लिखा है किसे किसको, तो किसको से यानी किसे भी से पूछ सकते हो और किसको से भी। तुम किसे पीटते हो, मुझे पीटते हो, तुम किसको पीटते हो, तुम मुझको पीटते हो। तो यानी किसे या किसको से यहां पर मी का पता चलता है, यानी ऑब्जेक्ट मी का पता चलता है। तो अगर क्या और किसे किसको, यहां गए ना, यहां क्या था और यहां क्या है, किसे या किसको। अगर इनसे प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है तो उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और अगर अन्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे वह घर जाती है, ट्रांसलेशन बना सकते हो शी गोज टू हाउस। अब यहां ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हाउस है। इसका पता देखिए किससे चलता है, तुम क्या जाती हो नहीं बन रहा है, तुम किसे जाती हो नहीं बन रहा है, तुम किसको जाती हो नहीं ऑब्जेक्ट का पता चला। लेकिन अगर हम यहां
पूछ ले तुम कहां जाते हो, तो हमें उत्तर मिल सकता है कि हम यानी वह घर जाते हैं। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट घर यानी हाउस का पता क्या किसे किसको से नहीं चल रहा है, बल्कि दूसरे प्रश्नवाचक शब्द कहां से पता चल रहा है। इसलिए इस बात में क्या हो गया, ये जो गो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, और यहाँ पर जो बीट है और यहाँ जो ईट है ये आपके क्या हो गए, ट्रांसिटिव वर्ब हो गए। तो इन वर्ब वाले यानी ट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, और इंट्रांसिटिव वाले वाक्यों को यानी इंट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। अर्थात इसका पैसिव नहीं बदलेगा, लेकिन इनको पैसिव में हम बदल सकते हैं। बन भी जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ये आपका एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे के बाद तो हो जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। इसका पैसिव हो जाएगा आई एम बीटन बाय यू, और इसको पैसिव में हम नहीं बदल सकते क्योंकि इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसमें सबसे ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए इनको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं और इनको पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। तो अब ये कंडीशन थे आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में बदलने के, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सब कंडीशन थे। इनको जानना बहुत जरूरी है, अगर हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बदल सकते। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाता हूं ट्रांसलेशन के माध्यम से। और पहला टेंस आपके सामने होगा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। एक्टिव वॉइस को मैं पढ़ा चुका हूं, वीडियो उसका अपलोड कर चुका हूं, आप देख ही चुके होंगे। अब मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना इस वीडियो के माध्यम से मैं सिखाऊंगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मैंने कुछ फार्मूला तैयार किया आप लोगों के लिए, और इस फार्मूले से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। हमने एक्टिव वॉइस भी बनाने का जो टेंस में आपको पढ़ा चुका हूं, उसको भी फार्मूला मतलब यहां पर मैंने लिख दिया, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं वो भी फार्मूला मैंने लिख दिया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको रूल मैंने बताया था टेंस वाले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस कहां लगाते थे, जब आपका कर्ता ही सी इट या सिमिलर नंबर का होता था, तो यहां भी फॉलो करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट या सिमिलर नंबर का यानी एक वचन का करता है, तो उसके साथ आप मुख्य क्रिया में एस लगा सकते हो। टेंस पढ़ने के लिए आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मेरा टेंस वाला वीडियो देखिएगा और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक रूल है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ओ टू एस फॉर मतलब ओ फॉर ऑब्जेक्ट, टू मतलब चेंज इनटू, आई एस फॉर मतलब सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ओ टू एस ये शॉर्ट फॉर्म है मेरा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने तैयार किया है ओ टू एस। ओ टू एस का मतलब समझिएगा कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को किसमें बदल देते हैं, सब्जेक्ट। यानी जो यहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसको किसमें बदल देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है एक्टिव वॉइस की साइड क्रिया तो डू डज होती है, लेकिन पैसिव वॉइस की साइड क्रिया आपका क्या होता है, इज एंड आर होता है। देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इज एंड आर है। अब इज एंड आर लगाने का नियम भी वही रहेगा जो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप लगा चुके हो। ही सी इट या सिमिलर नंबर में एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते हैं, और बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो आपको इज़मार लगाने का नियम मैं बता चुका हूं, वीडियो मेरा देखिएगा। टेंस वाली वीडियो में सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब लगाने का रूल मैंने आपको बताया है, सारे के सारे नियम बता दिए हैं। फिलहाल पैसिव और एक्टिव में ये देखिएगा, क्योंकि अब वही रूल यहां भी अपनाना है साइड क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाने का।
तो एक वचन करता है तो एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया में एस लगा देंगे, और अगर एक वचन करता है तो इसमें क्या करेंगे इज, और अगर आई आ रहा है कर्ता के रूप में तो एम, अगर बहुवचन कोई आ रहा है बी यू दे बहुवचन आ रहा है तो आर लग जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और इसमें पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, प्लस उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लिख देते हैं एक अतिरिक्त शब्द बाई, और फिर हम सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी S2 मतलब सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल दिए, यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट का स्थान में सब्जेक्ट को दे दिया तो ये कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका स्थान ये ले लिया तो क्या होता है ये आकर के इसका स्थान ले लेता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बदल सकते हैं। सेम नेगेटिव अगर है तो इसमें डू या डज आ जाता है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं कुछ विशेष नहीं, इसी इज एम आर के बाद नहीं है तो नॉट, और अगर कभी नहीं है तो नेवर। हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेवर वाले वाक्य होते हैं नहीं वाले, वो सदैव अफर्मेटिव के नियम से बनते हैं। यानी हम यहां सब्जेक्ट के बाद अगर नेवर लगा देंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के बाद नेवर, तो यहां नॉट या नेवर भी लगा सकते हो, ये नहीं है तो नॉट और कभी नहीं तो नेवर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मान लीजिए जाए, जिसमें ये साधारण टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी इसमें हिंदी में क्या पहले आ जाता है तो उसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं डू डज को बाहर कर देते हैं, बाकी वही सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट। इसमें भी क्या करते हैं इज एम आर को क्या कर देते हैं, यानी ये वाला नेगेटिव इसी के नियम से बन जाएगा, जो डू नॉट है डज नॉट वाला इसमें क्या कर देंगे इज एम आर के बाद नॉट है, ठीक। अब यहां अगर डू डज बाहर हो रहा है तो इसकी साइड के लिए हम बाहर कर देते हैं, इज एम आर यहां कर देंगे बाहर कर दिया, बाकी ओ टू एस और थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव भी हो गया। फिर अगर इसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मान लीजिए बनाना हो तो कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। यहां भी सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा गया ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां भी नॉट लगा देंगे। अगर WH टाइप है यानी क्वेश्चन और स्वयं वाक्य के बीच में आ जाते हैं जिनका उत्तर वहां ना में नहीं दे सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं उन प्रश्नवाचक शब्दों को पहले लिखते हैं WH, W फॉर व्हाट व्हाई व्हेन, ये सब H फॉर हाउ, यानी ये सब अगर आ गए वाक्य में तो आप पहले लिखेंगे और बाकी ही ऊपर वाला फार्मूला लिख देंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, सीधे लिखा। इसमें भी वही काम, सेम फार्मूला ऊपर वाला लिख लेंगे, बस उससे पहले WH लगा देंगे, आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस तैयार है। नॉट नेवर इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, और इसमें सब्जेक्ट का स्थान पर लिखा है ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां नॉट हो जाएगा। अब इसके माध्यम से देखिए मैंने कुछ वाक्य आपको दिए हैं, उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। चलिए लिखा हुआ है खिलौने बेचती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने टेंस में आपको बताया है कि जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ती है आगे इसका मतलब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, बात को मान लीजिए, सूत्र लगा दी, सब्जेक्ट क्या खिलौने कौन बेचती है वह, सी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेचना सेल, सी एक वचन है तो सेल में एस लग जाएगा सेल्स, बचा क्या ऑब्जेक्ट क्या बेचते खिलौने तो दी ट्वाइस बन गया। पैसिव में चलते हैं, ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है द ट्वाइस, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए दी ट्वाइस, इसके बाद इज एंड आर लगाना है। अब ट्वाइस बहुवचन है तो आई ऐसा लग गया एक से अधिक खिलौने हो गए तो बहुवचन के साथ क्या लगता है आर लगता है, तो आप यहां क्या कर देंगे आर, फिर लिखा हुआ उनका थर्ड फॉर्म। अब सेल, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सेल सोल्ड सोल्ड, तो यहां पर क्या कर लेंगे आप सोल्ड, प्लस क्या लिखा है बाय, आप यहां क्या कर लेंगे सॉरी बाय, फिर लिखा सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या था सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आर होता है। अब यहां हम आपको बता दे रहे हैं कि आई सब्जेक्ट केस हो गया और इस बार सब्जेक्ट ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर,
इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आपके होते हैं। और अगर नाउन आ गया तो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में रहे चाहे सब्जेक्ट के रूप में, वही लिखा जाता है। कोई नाम अगर है तो चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो चाहे सब्जेक्ट के रूप में, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान अपने ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आपका इस तरह से बनेगा, शी सेल्स द टॉयज, वह खिलौने बेचती है, यानी द टॉयज आर सोल्ड बाय हर, यानी खिलौने उसके द्वारा बेचे जाते हैं। तो बन गए ठीक से प्रिंसिपल्स। चलिए दूसरा है क्रिकेट नहीं खेलते हैं, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव के लिए आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्रिकेट कौन नहीं खेलते, दे के साथ क्या रखता है, डूएट्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, और आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। दे के साथ आपका हो जाएगा डू, और डू के जस्ट बाद लिखा है नॉट। डू या डज में से कोई एक लिखना था, हमने डू लिख दिया है, बचा नॉट। नॉट के बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले, और क्या खेलता ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्रिकेट लिख दीजिए। अब अगर हमें पैसिव बनाना है तो ये फार्मूला फिर लगा लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या क्रिकेट है, क्रिकेट पहले लिख लीजिए। क्रिकेट एक वचन है, इसके साथ साथ इज लग जाएगा। इसके बाद करेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म खेलना, खेलना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। प्लेड के बाद लिखा बाय, फिर सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो क्या करना है, सॉरी हाँ ठीक तो है, सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या था, दे था, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट देम होता है। आप यहां लिख लेंगे। एक कमी रह गई, कहिए क्या, यहां पर नॉट था, देखिएगा तो पैसिव में भी तो नॉट लगेगा, तो हमने क्या कहा, इज एम आर के बाद नॉट लगा, तो इसमें इज एम आर का इज यहां है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इसके बाद नॉट लगा लेते हैं, उसके बाद है ना, इज एम आर के बाद नॉट, या नेवर, कभी नहीं होता तो नेवर, और नहीं है तो नॉट, उसके बाद हम वर्ब का फॉर्म लिखेंगे क्या, प्लेड, क्योंकि ऊपर नॉट है तो यहां भी नॉट लगाना पड़ेगा, तो प्लेड। अब उसके बाद बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, दे, और दे का ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका नेगेटिव का देख लीजिएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसको हम इसके नेम से बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज और नॉट लगा था, इसलिए इसके बाद देखो इज नॉट के बाद नॉट या नेवर लगा सकते हो, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का प्लेड, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे, तो दे का ऑब्जेक्ट दे हो गया। चलिए इस वाक्य का देखते हैं, वाक्य कभी नहीं झूठ बोलता है, तो यहां पर कभी नहीं आ गया, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का एक फार्मूला लगाता है, लेकिन जब आप में कभी नहीं आ जाए तो यहाँ अफर्मेटिव के नेम से बनाते हैं। कभी नहीं वाले वाक्यों को, यानी नेवर वाले वाक्यों को सदैव अफर्मेटिव के नेम से बनाते हैं। बस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगा देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, वाह, यानी यहाँ पर पुलिंग है, वाह कभी नहीं झूठ बोलता है, यानी पुलिंग है, तो पुलिंग के लिए वाह की अंग्रेजी ही, और ही के जस्ट बात कर लेंगे नेवर, कभी नहीं। नेवर के बाद लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या बोलना, बोलना की टेल, और टेल में एस लग जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो यहां लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस सिंगुलर के साथ, तो ही नेवर टेल्स। ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, तो झूठ के लिए ए लाई लिखा जाता है आपका ये। अगर पैसिव बनाना है तो वही फार्मूला लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या ए लाई, आप ए लाई पहले लिख दीजिए। ए लाई के बाद लिखा है इज एम आर, एक वचन है तो आप यहां इज लिख दीजिए, और अगर यहाँ ऊपर नेवर है तो आप इज एम आर के बाद नॉट या नेवर लगा सकते हो, अगर नॉट होता तो नॉट लगाते, नेवर है तो नेवर लगा देंगे। नेवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना क्या है, टेल्स, टेल्स का थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड है, टेल टोल्ड, टोल्ड प्लस बाय, सूत्र अनुसार बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देख लीजिए, ही का ऑब्जेक्ट ठीक, इस तरह से हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब यहां इंट्रोगेटिव क्या, तुम मुझसे पीटते हो, ध्यान से देखिएगा, ते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या पहले आ गया, इसका उत्तर आप हाँ नाम में दे सकते हो।
हो। क्या तुम उसे पीटते हो? अगर पीटते हो तो हाँ, अगर नहीं पीटते हो तो ना। तो इसका उत्तर हाँ में दे सकते हैं। तो हाँ ना वाला इंट्रोगेटिव ये आपका होता है यस आर नो टाइप, यानी जिसका उत्तर यस आर नो यानी यस या नो में दे सकते हो, हाँ या ना में दे सकते हो। तो इसका उत्तर हाँ ना में दिया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के लिए डू डस पहले लिखते हैं। डू डस करता है, किसका करता है, तुम है। यू प्लूरल में आता है तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, डू या डस, तो बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ डू हो गया, डू के बाद लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, तुम, कौन पीटता है, तुम, करता तुम हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना, पीटना की अंग्रेजी बीट, बीट के बाद लिखा ऑब्जेक्ट, इसे पीटते हो, उसे पीटते हो, तो यहाँ हो जाएगा उसे की अंग्रेजी हिम, ऑब्जेक्ट के लिए शायद डू यू बीट हिम। अब इसका पैसिव चलिए देखते हैं। पैसिव में क्या करते हैं, आपने इसमें डू डज को बाहर किया था, तो इसमें इज एम आर को बाहर करेंगे। किसको बाहर करेंगे, इज एम आर को। लेकिन इज एम आर किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम का कर्ता क्या होता है, ही होता है, यानी ही के अनुसार इज एम आर लगेगा, क्योंकि हिम को तो पैसिव वॉइस में यहाँ पहले लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट का रूप दे देना है। किसका रूप दे देना है, सब्जेक्ट का रूप दे देना है। तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है और ही के अनुसार इज या एम आर, तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है, इसलिए इज हो जाएगा। इज के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम का सब्जेक्ट ही, यहाँ ही लिखेंगे। ही के बाद लिखा है वर्ब का, सॉरी हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीट बीट बीटेन। बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट, सेकंड बीट और थर्ड बीटेन। तो इज ही बीटेन। अब फिर लिखा है बाई, तो बाई की अंग्रेजी बाई, फिर सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसने क्या था, यू था, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, इसलिए आपका यहाँ यू। तो डू यू बीट हिम का बन गया इज ही बीटन बाई यू। तो इसमें से इसका भी पैसिव वॉइस हो गया। अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाए कि क्या तुम उसे नहीं पीटते हो, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हो। यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ यू है तो यू के बाद नॉट, यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट ही है तो ही के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी इस तरह से बन सकता है। अब मोहन क्यों कहानियां सुनाता है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड कहाँ बीच में, क्वेश्चन वर्ड है आपके बीच में। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो ये फॉर्मूला लगता है, जिसका उत्तर हाँ में नहीं दे सकते हैं। तो इसमें डब्ल्यू एच पहले होगा, क्वेश्चन करने वाला शब्द क्या है, डब्ल्यू एच। क्यों, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। व्हाई के बाद लिखा डू या डच, करता के अनुसार करता मोहन, मोहन सिंगुलर नंबर है, मोहन सिंगुलर नंबर एक बचा है, तो उसके साथ डच का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ लिख लोगे डज। फिर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मोहन है, कहानी कौन सुनाता है, मोहन सुनाता है, तो यहाँ मोहन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब क्या, सुनाना, सुनाना की अंग्रेजी टेल। टेल के बाद लिखा ऑब्जेक्ट क्या सुनाता है, कहानियां, कहानियां की अंग्रेजी द स्टोरीज। अब ये भी आपका बन गया। अगर इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो फार्मूला डब्ल्यू एच है, हाँ डब्ल्यू एच रहेगा, तो यहाँ वाई था ऊपर तो डब्ल्यू यहाँ भी रहेगा वाई। फिर लिखा इज एम आर। अब इज एम आर आपको हम मोहन के अनुसार नहीं लगाने देंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, स्टोरीज, तो द स्टोरीज बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आर, फिर ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट क्या, द स्टोरीज, तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए द स्टोरीज। उसके बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टेल, टेल टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म आपका टोल्ड हो गया। टोल्ड के बाद लिखा है बाई, बाई के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, मोहन, तो मोहन नाउन चाहे करता हो चाहे कर्म हो वही लिखा जाता है, बदला नहीं। मतलब ये नहीं कि मोहन था यहाँ सब्जेक्ट तो मोहन का ऑब्जेक्ट हम मोहन ही कर दें, नहीं नहीं। जैसे यहाँ आपने क्या किया था, ही का हिम है ना, शी का हर, तो ये नहीं कि हम मोहन जो है मोहन ही कर दें, क्योंकि नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर हो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर। वो अपने स्थान के हिसाब से अपना वैल्यू बना लेता है। नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर तो सब्जेक्ट का काम करेगा, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से बाई मोहन ये बन गया। अगर यही बात आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए, मोहन क्यों नहीं कहानियां सुनाता है, यहाँ नहीं आ जाए, तो आप सब्जेक्ट के बाद देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मोहन है, तो मोहन के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट कहाँ है, द स्टोरीज, तो यहाँ नॉट लग जाएगा। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी होगा प्रेजेंट यूनिट।
तो अब प्रेजेंट इंडिफिनेंस का ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने उदाहरण से आपको बताया, और आशा करता हूं कि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी इस वाक्य को बनाने में। अब इनको बनाने में यदि आपको कोई अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियो देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ कोई परेशानी आप लोगों को है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ यहाँ आपको कंफ्यूजन, मैं उस पॉइंट पर भी आपको वीडियो बनाकर जो है अपलोड करूंगा और आपकी सारी परेशानी दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो ये प्रेजेंट इंडिफिनेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने का विधि और किन किन वाक्यों का बनाया जाता है, उसको बनाने की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्त है, आप लोगों को मतलब आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा और आप बना सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप जरूर इसको कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ज्ञान बाय जीके को, तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक अगले वीडियो तक आप वेट कीजिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।